राजस्थान के एक छोटे से गांव जहां समय जैसे ठहर गया हो, वहां एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम था शापित हवेली। लोग कहते थे कि दूर से देखने पर यह हवेली जर्जर और वीरान लगती थी, लेकिन जब रात में चांद की रोशनी इस पर पड़ती तो इसके खिड़की दरवाजे जैसे जी उठते। हवेली से कभी चूड़ियों की खनक सुनाई देती, कभी सुबकने की आवाज और कभी किसी की भयानक हंसी। गांव वालों की नजर में यह हवेली मृत्यु का द्वार थी। कहते थे, जिसने भी इसमें कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। रूबी की कहानी की शुरुआत हुई थी वर्षों पहले। वह गांव के सबसे खूबसूरत व्यक्ति थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे सुंदर बनकर भी बचा नहीं सकी। रूबी को जबरन गांव के बुजुर्ग और निर्दयी जमींदार से शादी करनी पड़ी थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने हवेली के एक अभिशप्त कमरे में आत्महत्या कर ली। यह घटना रूबी की मौत से ज्यादा उसकी आत्मा की भटकन की शुरुआत थी। गांव में चार दोस्त थे, अजय, रोहित, सीमा और नेहा। वे सभी रोमांच में जीते थे और अंधविश्वास को मजाक समझते थे। अजय ने कहा, कहानी तो अच्छी है, लेकिन अगर भूत होते तो अब तक किसी ने उनके साथ सेल्फी ले ली होती। रोहित ने चुनौती दी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हवेली के अंदर चलकर देख लेते हैं। पहले सीमा और नेहा ने मना किया, लेकिन साहसी बनने की लालसा में आखिरकार वे भी तैयार हो गई। योजना बनी कि अगले पूर्णिमा की रात वे सब हवेली में दाखिल होंगे। आधी रात को सन्नाटा था। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन इसके चारों दोस्तों का साहस उस सन्नाटे से टकराने के लिए तैयार था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा जैसे ठहर गई। नेहा ने झूले को हिलते देखा, लेकिन हवा कहीं नहीं थी। सीमा को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक अजय की नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा अपने आप खुल रहा था। यह वही कमरा था जहां रूबी ने आत्महत्या की थी। अजय ने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। कमरे में एक पुराना आईना पड़ा था, धूल से ढका हुआ। जैसे ही उसने आईने को छूने की कोशिश की, एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। बाकी तीनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। सीमा ने डरकर रोहित का हाथ पकड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वह रोहित नहीं बल्कि एक सफेद साड़ी वाली औरत थी, तो उसकी हिम्मत टूट गई। औरत कोई और नहीं, रूबी की आत्मा थी। वह लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। उसने कहा, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आधी रात को सन्नाटा था। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन इसके चारों दोस्तों का साहस उस सन्नाटे से टकराने के लिए तैयार था। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा जैसे ठहर गई। नेहा ने झूले को हिलते देखा, लेकिन हवा कहीं नहीं थी। सीमा को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक अजय की नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा अपने आप खुल रहा था। यह वही कमरा था जहां रूबी ने आत्महत्या की थी। अजय ने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। कमरे में एक पुराना आईना पड़ा था, धूल से ढका हुआ। जैसे ही उसने आईने को छूने की कोशिश की, एक भयानक चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। बाकी तीनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में चूड़ियों की खनक गूंजने लगी। सीमा ने डर कर रोहित का हाथ पकड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वह रोहित नहीं बल्कि एक सफेद साड़ी वाली औरत थी, तो उसकी हिम्मत टूट गई। औरत कोई और नहीं, रूबी की आत्मा थी। वह लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। उसने कहा, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अजय ने कैमरा चालू किया और तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक झलकर राख हो गया। नेहा बेहोश हो गई। रोहित और सीमा ने उसे उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अजय वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। अगले ही पल अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर ठंडा पड़ गया।
रूबी ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। सीमा और रोहित किसी तरह नेहा को लेकर हवेली से बाहर भागे। उन्होंने गांव के तांत्रिक को बुलाया। गांव वालों ने पूरी तैयारी की। अगले दिन हवेली को जलाया गया। हवेली जलते हुए जैसे चीख रही थी। उन चीखों में रूबी की आवाज थी, दर्द से भरी और विद्रोह से भरी। हवेली राख बन गई। रूबी की आत्मा, ऐसा माना गया, मुक्त हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फिर शुरू हो गई। रातों को जल चुकी हवेली के खंडहर में सफेद साड़ी वाली एक परछाई दिखाई देती। वह अपने अगले शिकार के इंतजार में थी।